नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारे सभी साहित्य प्रेमियों के लिए। आगे आप देखेंगे साहित्य से जुड़ी हुई अलग-अलग शख्सियत आपको मिलेंगी, अलग-अलग क्षेत्र से हम लोग रूबरू होंगे। तो इसी आज साहित्य की कड़ी में पहली अतिथि जो हमारे साथ हैं वो मेरी हमनाम रेणु अग्रवाल आंटी हैं। इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इनका ज्ञान, इनका अनुभव हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है और ये शब्दों की बहुत धनी है। ये एक बहुत सुगढ़ गृहिणी है और उसके साथ-साथ ही अपना स्वरोजगार भी सँभालती आई हैं। लेकिन इन सब के साथ भी इन्होंने साहित्य को कभी नहीं छोड़ा है। साहित्य को आंटी ने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको जिया है, जो आप आगे की बातों में बहुत अच्छे से समझ भी जाएँगे। तो आंटी जी, मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। वेलकम। और आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमारे जो अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको शेयर कर सकती हैं प्लीज़। नमस्ते, आप सबका धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। रेनू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी। शब्दों का संसार बहुत सुंदर, बहुत अनोखा होता है। ये मैंने पता नहीं कब से मेरी दुनिया इसमें घुल-मिल गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं कविताएँ लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, उसमें जब भी मैंने जो भी जज़्बात डाले, लगता है जैसे ज़िंदगी की आँखों में आँखें डाल के उससे बातें कर रही हूँ, उससे रूबरू हो रही हूँ। शब्दों से दोस्ती करना, शब्दों के साथ-साथ खेलना, उसके साथ चलना, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं अकेली हूँ। शब्द हमेशा मेरे चारों तरफ एक माया जाल की तरफ फैले ही रहे। और चाहे मैं घर संभाली, चाहे मैंने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया, मेरी साहित्य की दुनिया हमेशा मेरे साथ साथ चलती रही और मेरे अंदर एक साहस भरती रही। जब भी जिंदगी मुझे तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, ऐसे लो टाइम में शब्दों ने मुझे बहुत सहारा दिया है और ज़िंदगी की टेढ़ी-मेढ़ी गलियों से निकाल के, उँगली पकड़ के हमेशा अपने मुकाम तक पहुँचाया है। इतने शब्दों से, इतनी ही व्याख्या से आप समझ सकते हैं कि इनके शब्दों का जो भंडार है वो कितना विस्तृत है। तो आंटी, आपका जो ये साहित्य का वृक्ष है, ये कितना फला-फूला है वो हमने देखा है। लेकिन इसका बीज, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी ज़िंदगी? आपने बहुत सुंदर बात पूछी मुझसे। और ये बीज जो है वो सचमुच मेरे अंदर जिस शख्स की वजह से है, उसी शख्स की वजह से आज मैं यहाँ बैठी भी हूँ। वो है मेरे पूज्य पिताजी। उनका साहित्य पर बहुत गहरा अधिकार था। साहित्य की हर विधा पर, भाषा पर, लेखन पर, तर्जुमा भी करते थे। तो मैंने जब जब से आंखें खोली, मेरे चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। मेरे पिताजी के साहित्य गतिविधियां रहती थी, उनके कवि मित्र रहते थे। तो चाहे अनचाहे मेरे कानों में हमेशा उन्हीं लोग की बातें पड़ती गई। और जो मैंने महसूस किया, जिस ढंग से चीज़ें पलती बढ़ती थी, तो मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखा करती थी। चाहे वो कागज़ का कोई पन्ना हो, चाहे अखबार का कोई कोना हो। और धीरे-धीरे जिस किताबों में मैंने कॉपी में लिखा और उसके आगे कब मैंने कविता शब्द जोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो मेरी कविता की डायरी बन गई। तो सारा मेरा ये संसार जो है, साहित्य का संसार जो है, वो मेरे पिताजी की देन है। और वही में उसी का स्पंदन मेरे अंदर आज भी होता है। तो आपने जो अभी डायरी का ज़िक्र किया, उसमें से कुछ हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक मेरा एक पर्सनल सोच है, एक मानना है। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ आंटी कि ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं।
पर उस जगह पे भी आपने साहित्य का साथ नहीं छोड़ा। आपने अपने मन की चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपने उसको अभी तक संजोया है, अभी तक आप उसको अपने साथ लेके चल रहे हो और उसका प्रकाश हमें अभी मिल रहा है। रेनू, मैं आपकी बातों को इस तरह रखूँगी कि साहित्य को का साथ मैंने नहीं छोड़ा, इसको मैं कुछ यूँ कहूँगी कि साहित्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साहित्य ने मुझे जीने की हमेशा ताकत दी। वही जीविशा है जो मेरे अंदर हमेशा जलती रही। तो साहित्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि यूँ कहूँगी कि दोनों एक-दूसरे की गलबहियाँ डाल के चलते रहे। समझ सकती हूँ आंटी। सो जैसे आप बता रहे हैं कि साहित्य हमेशा आपके चारों तरफ रहा है। आपके आपके हिसाब से आपके जीवन में महत्व क्या है? साहित्य को आप किस तरीके से देखती हैं? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि साहित्य या शब्दों का संसार मेरे लिए साँस लेने जितना ज़रूरी है। सोचना, बैठना, उठना, सोना सब कुछ शब्दों की ही दुनिया में चलता है। और अभिव्यक्ति की जो सबसे बड़ा माध्यम है, ये शब्द ही हैं। और शब्दों को जब हम सँजो के बोलते हैं, वही साहित्य हो जाता है। जी, तो जब हम मिले थे, हम पहली बार, हमारा एक सिंगरौली साहित्य क्लब है जिसके थ्रू हम लोग मिले थे पहली बार। वहीं से मैं आंटी के ज्ञान से प्रभावित हुई, उनकी जो शब्द शैली है उससे प्रभावित हुई। तो आंटी, आपकी एक कविता, एक प्यारी सी कविता मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी और मुझे पता है कि आप लोग भी सुनना चाहेंगे। सो आंटी प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एक कविता हम लोगों को सुनाइए। मैं चाहूँगी कि अभी जब पहली बार सभी से मुखातिब हो रही हूँ, तो कुछ ऐसा सुनाऊँ जो जिससे सभी कनेक्ट कर पाएँ। और स्त्री होने के नाते मैंने स्त्री पर ही कुछ लिखा है, वही मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कोकून से तितली होना। नापसंद की जाती हो सालों पुरानी नई लड़की, नापसंद की जाती हो सालों पुरानी नई लड़की, जो दहलीज पर खड़ी है। वो सेंध लगाना चाहती है, कभी भीतर कभी बाहर आना चाहती है। वो सेंध लगाना चाहती है, कभी भीतर कभी बाहर आना चाहती है। जो करती है उसमें जादू जैसा नहीं है कुछ भी। जो करती है उसमें जादू जैसा नहीं है कुछ भी। बस खुद ही अपने होने का जश्न मनाना चाहती है। वो सालों पुरानी नई लड़की, वो सालों पुरानी नई लड़की। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी माहौल हो, फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से फिर पैदा हो जाती है। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी माहौल हो, फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से फिर पैदा हो जाती है। वर्ड्सवर्थ की प्रिय पक्षी कुक्कू की तरह आतुरता से टुहू टुहू राग सुनाना चाहती है। वो सालों पुरानी नई लड़की, सच में उसमें जादू जैसा कुछ भी नहीं है। बस सड़ी परंपरा की गठरी को भोर में पनघट पर धोते हुए बागी कहलाना चाहती है। वो सालों पुरानी नई लड़की, वो सालों पुरानी नई लड़की। उसूलों के भारी घड़े को बाजुओं की ताकत से लुढ़काकर अपने खुश्क होठों को जिंदगी की मिठास से भर लेना चाहती है। उसूलों के भारी घड़े को बाजुओं की ताकत से लुढ़काकर अपने खुश्क होठों को जिंदगी की मिठास से भर लेना चाहती है। वो सालों पुरानी नई लड़की, सच में तिलिस्म टूट रहा है। वह जान गई है पिंजरे को काटना, साथ ही उसे समझ आने लगा है अपनी चोंच का पैनापन और दड़बे की जाली का नाजुक होना। अपनी चोंच का पैनापन और दड़बे की जाली का नाजुक होना। अपनी भट्टी में खुद ही सिकती संवरती है। अपनी भट्टी में खुद ही सिकती संवरती है। रोने धोने बिसुरने से आगे जाकर बस कर गुजरती है। रोने धोने बिसुरने से आगे जाकर बस कर गुजरती है। वो सालों पुरानी नई लड़की, वो सालों पुरानी नई लड़की।
क्या ये जादुई करिश्मा है जो नई लड़की ने पंखों को रंग लिया है सुनहरा, टांक लिए हैं छोटे छोटे सपने पंखों पर। उड़ती है तो खन खन बोलते हैं सपने, किसी मधुर गीत की तरह। जादूगरनी की तरह मीठी लोरी से उसने भर लिया है अपनी पलकों को। धीरे धीरे वह तब्दील होती जाती है एक कविता में। वो सालों पुरानी नई लड़की, वो सालों पुरानी नई लड़की। नहीं, सच में जादू नहीं जानती वो। नहीं, सच में जादू नहीं जानती वह, कविता भी नहीं जानती। वह तो बस रचती है, वह तो बस रचती है। तुम चाहो तो इसे जादू कह लो, तुम चाहो तो इसे जादू कह लो। वो सालों पुरानी नई लड़की। वाह, आप समझ सकते हैं कितनी खूबसूरती से एक स्त्री की जिंदगी, उसके सपनों को इतने प्यारे तरीके से शब्दों में पिरोया है आंटी ने। आंटी, बहुत प्यारी कविता है और आपने इसको बहुत बहुत प्यार से लिखा है। इसके हर भाव को मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो इसकी प्रेरणा आपको कब मिली आंटी? कब लिखी थी आपने ये कविता? ये इस कविता का मूल भाव जो है वो लड़कियों की बदलती हुई स्थितियों पर है। और इसमें एक चीज और भी है कि आज भी शायद आपने गौर किया होगा इसकी पहली लाइन पर कि उसमें नए पुराने दोनों का संगम है। वो सालों पुरानी नई सी लड़की। लड़की। तो क्या है कि अपनी रूढ़िगत परंपराओं के साथ वो जीती आई हैं। उसकी अपने जितनी वेदना थी उसको भी ढोती आई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंजरा तोड़ने की हिम्मत की। तो इस वुमेंस डे पर जब हम लोग के लिटरेरी क्लब में, जो सिंगरौली लिटरेरी क्लब है, उसमें चर्चाएं चल रही थी और बातें हो रही थी, और उसमें मेरे साथ जितनी भी नई सोच की लड़कियां हैं उनको देखते हुए सहसा मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या ये पिंजरा टूट गया है या तोड़ा जाना बाकी है। इन जो मासूम सी दिखने वाली छुई मुई सी लड़कियां कैसे अपने दांतों के पैनेपन पर इतना विश्वास कर पाई और अपनी पंखों में एक नई उड़ान, एक नई उमंग भर पाई। इन्हीं को देखते हुए, सच मानो रेनू आप लोग को देखते हुए इसकी प्रेरणा मिली मुझे। और मुझे लगा कि जो चारों तरफ एक तिलिस्म सा बना हुआ था ना, लड़कियां केवल घर की चार दीवारी में रहेंगी, जो भी थोपे गए उन पर चीजें हैं सब स्वीकार करेंगी। नहीं, लड़कियां अपनी शर्तों पर भी जीती हैं और बहुत अच्छे से जीती हैं, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी उनके मन में उस बात को लेके अवमानना नहीं है। वो सुलगती सिलगती नहीं है, अपनी शर्तों पर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं। तो इस कविता का पूरा क्रेडिट मैं आप जैसी लड़कियों को देती हूँ, जो बहुत हिम्मत से घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं और अपने शर्तों पर जीना भी जानती हैं। और मैं इसका क्रेडिट पूरा आपको देती हूँ, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में, आप अगर वो रास्ता हम लोगों को नहीं दिखाते, नहीं बनाते, तो शायद उस पर चलना या उसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता। सो थैंक यू सो मच आंटी, अपनी पोएट्री हमारे साथ शेयर करने के लिए, इनफैक्ट अपना दिल हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आंटी जी की ये पोएट्री कैसी लगी और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ नया मिलेगा देखने के लिए, सीखने के लिए। पूरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।